बड़ी जड़ की एक छोटी जड़ है जिस पे आज हम थोड़ा-सा बात करेंगे। क्योंकि क्या है कई बार हम सेमेटिसिज़्म के बारे में सुनते हैं, पढ़ते हैं तो हमारे माइंड में सिर्फ़ इतना ही आता है कि क्रिश्चियनिटी या अ, कॉलोनियल हैंगओवर या तो इस्लाम आएगा या ये आएगा कि मेरा भगवान ही भगवान है और वो सभी बातें सही हैं। पर जब तक हम उसको प्रैक्टिकली अपनी एकदम रियल लाइफ़ में उसको क्रिस्टलाइज़ करके ना देख पाएँ और उसको नहीं समझे तब तक हमारा ये कन्फ्यूज़न जो है उसको हम सॉल्व नहीं कर पाएँगे क्योंकि हम अच्छे इंटेंशंस होते हुए भी कदाचित काम कॉन्ट्राडिक्टरी ही कर रहे होंगे जो कि अनुकूल नहीं है, उल्टा प्रतिकूल कार्य है। इसलिए इसको अगर हम थ्रेडबेयर समझ पाएँगे तो सहायता होती है उसको सॉल्व करने के लिए। तो जो मेरा विषय है उसको अगर हम समझें कि हर जो कंट्री रही, हर देश जो जो भी रहा हमारे समाज में, चाहे वो ग्रीस ले लीजिए या रोम ले इटली या रोमन एम्पायर ले लीजिए या इजिप्ट ले लीजिए या भारत ले लीजिए या चाइना ले लीजिए, इन सब का अपना एक इतिहास रहा। हर किसी का अपना एक पास्ट पास्ट रहा। और और उस पास्ट में हमें बहुत विश्वास और आस्था रही। अ, और और उसी एक पास्ट को अगर हम देखें तो एक राज्य, एक रीजन रहा जिसको हम जेरूसलम एरिया कहते हैं या ज्यूज़ का जो एरिया रहा। और उस एरिया में जुडेइक जु जिसको हम बोलेंगे जुडाइक रिलिजन या जिसको प्रैक्टिस करा जाता था, जहाँ से ज्यूज़ आए, उसमें से एक ब्रेकअवे फैक्शन रहा जिसको थोड़े समय में उन लोगों ने एक्नॉलेज किया कि हमारे जो हिस्ट्री है वो ज्यूज़ की हिस्ट्री है। और ज्यूज़ की हिस्ट्री में क्या था कि भगवान ने उनको 12 अलग-अलग क्षेत्रों में कंडेम किया क्योंकि उन्होंने भगवान से अलग हट के विचार करने की कोशिश करी। इसलिए उनको 12 अलग-अलग क्षेत्रों में कंडेम किया गया और उनकी जो पूरे जीवन भर की यात्रा है वो ये है कि हम अपने आप को इस कंडेमनेशन से मुक्त करा सकें। और वो अपने जो भगवान हैं उनको मानते हैं और उस फैक्शन से जुड़े जो जू फैक्शन था उससे एक अलग एक फैक्शन निकलने लगा जो कि अ, ज्यूज़ में ये भी बात रखी गई कि एक मसीहा आएगा जो कि आप सबको जोड़ेगा और वो जोड़ के आप लोगों को वापस से मेरे पास लाएगा। ऐसा ज्यूज़ में एक धारणा रही उनकी इतिहास के अनुरूप। ज्यूज़ में से एक और ऐसा फैक्शन निकल के थोड़े समय बाद निकला जिसने शुरू में तो एक्नॉलेज किया कि ज्यूज़ की जो जो इतिहास है वही हमारा भी इतिहास है, पर धीरे-धीरे अ, उसमें ऐसी विचारधाराएँ जुड़ने लगी जिससे कि उनकी अपनी कथाएँ, अपनी जो जो स्टोरी लाइन्स थी, वो एस्टैब्लिश होने लगी। और उसमें ओरिजिनल सिन जिसको हम कहेंगे एडम एंड ईव की जो कथा कहेंगे, नोआज़ आर्क की जो बात रखेंगे, तो अलग-अलग जगहों से ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ-कुछ स्टोरीज़, कथाएँ अलग-अलग जगह से आके उनकी अपनी कहानियों का रूप लेने लगी। क्योंकि हिंदू अ, अगर हम देखें हमारे इतिहास को भी तो हमारे उसमें भी जैसे मत्स्य अवतार की कथा है, जो जो नोआज़ आर्क की कथा है वो मत्स्य अवतार की कथा से काफ़ी मेल खाती है। कदाचित ऐसा भी हो सकता है कि वो अ, हमारी जो इतिहास है उससे प्रभावित हुई हो। अ, फॉर श्योर तो कोई नहीं बता सकता है। तो इस प्रकार की कथाएँ आने लगी और इस ग्रुप को ऐसी नीड महसूस हुई कि वो अपनी कथाओं को एक प्रकार से बोले कि ये कथा ही प्रामाणिक है। और धीरे-धीरे वो अपने आप को ज्यूइश जो इतिहास था उससे अलग देखने लगे। और ये जो फैक्शन है
ये अपनी जो कथाएँ बनी इनकी, जैसे जो मैंने बताई अभी उदाहरण रूप में, उसी को ही सत्य के रूप में ये पेश करने लगे। और क्योंकि उसको सत्य के रूप में पेश करना है, तो इसका मतलब है कि बाकी जो कथाएँ हैं वो फिर सत्य कैसे हो सकती हैं। तो उस हिसाब से अपनी जो ये कथाएँ थी, अपनी जो स्टोरीज़ थी, उनको डेट करके, उनको जगहों के साथ जोड़ते हुए, उन्होंने अपना एक अ अ, पास्ट को एक तरीके से मान्यता प्रदान करते हुए कि ये सत्य है, और उसको बारी-बारी उन्होंने उस तरीके से रखा समाज के सामने। तो धीरे-धीरे होते-होते ये लोग अपने आप को ज्यूस से अलग देखने लगे, और अपनी जो कथाएँ हैं उनके उनके सारे टोटल को ओल्ड टेस्टामेंट्स का नाम दिया गया। अभी ये ओल्ड टेस्टामेंट्स का जो नाम दिया गया, और अपनी ही कथाओं को सत्य है, बाकी जो कथाएँ हैं वो ठीक नहीं, और इसके हिसाब से क्राइस्ट जो है, वही मसीहा है, जिसको ज्यूज़ ने नहीं माना और जिसको क्रिश्चियन लोगों ने माना, क्योंकि क्योंकि उनके हिसाब से क्राइस्ट ही मसीहा है, और क्राइस्ट जो है, उसको रोमन लोगों ने मारा, और 3 दिन के बाद ये वापस से रिसरेक्ट होके आया, और सभी के सैल्वेशन का यही एक रास्ता है करके, ये जो कम्युनिटी थी, ये उसको ऐसे रखने लगी समाज के सामने। अब क्योंकि अपनी कथा को, अपनी स्टोरीज़ को मान्यता देते हुए, सत्य बोलते हुए इन्होंने प्रस्तुत किया सब सारे समाज के सामने, बाकी सभी कथाओं का एक प्रकार से मज़ाक उड़ाने लगे। ये जो दिखा, इ इसके इसमें इनके जो मान्यताएँ थी, इनकी जो बातें थी, उसको और सुदृढ़ता कब मिली? लगभग 300 वर्ष क्राइस्ट के बाद, जब कॉन्स्टेंटाइन करके एक राजा था जो जीता। अ, काफ़ी राज्य, काफ़ी पॉलिटिकली बहुत स्ट्रॉन्ग राजा था, जिसने इस मानसिकता को अपनाया कि वो क्रिश्चियन लोगों की मानसिकता को उसने अपनाया। तो उसके बाद ये लोग बाकी सब जो कथाएँ थी, उसका मज़ाक उड़ाने लगे। अब ये इसका जो रूट है, वो कहाँ से आता है, उसको भी हमें समझना चाहिए। ग्रीस में भी ऐसे 2 फैक्शंस थे, एक रहा फिलॉसफर्स का, और एक रहा पोएट्स का। तो पोएट्स फिलोसोफर्स का मज़ाक उड़ाते थे, फिलोसोफर्स पोएट्स का मज़ाक उड़ाते थे। तो प्लेटो ने जैसे, और इस बात को एक्नॉलेज करते हुए भी बोला कि सारे के सारे ये जो पोएट्स हैं, जिनको ग्रीस में बार्ड कहा जाता था, इनको जेल में डाल देना चाहिए। क्योंकि ये लोगों को इमोशंस में ही उलझाए रखते हैं, और जो रैशनैलिटी है, जो प्रैक्टिकैलिटी है, उसमें नहीं लेके जाते। और और उनका चल अगर प्लेटो का चलता था, तो सारी की सारी जो उनके पॉलिटिकल सेटअप्स थे, ऑल डिसीजन मेकर्स वुड हैव बीन फिलोसोफर्स ओनली। तो ये जो रूट है, इस सब से ये थॉट प्रोसेस एक प्रकार से नरिश होते क्राइस्ट के बाद, क्योंकि ये ग्रीक फिलोसोफर्स तो पहले काफ़ी वर्षों से पहले भी रहे हैं, और क्राइस्ट के बाद 300 साल के बाद कॉन्स्टेंटाइन ने जब अपनाया इस मानसिकता को, तो उसने काफ़ी राज्यों को अटैक करके रोम तक को अटैक करके क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया। अब ये क्यों मैं बैकग्राउंड दिया हूँ, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, और ये मैं जो पढ़ रहा हूँ, ये बाल गंगाधर जी का व्हाइट पेपर है, जो इस विषय को बहुत गहराई से लेता है। और सेमेटिसिज्म का ये जो पहलू है, उसको बहुत गहराई से समझाता है कि इस मानसिकता से कि मेरा ही जो इतिहास या मेरा जो पास्ट है, वही सत्य है और बाकी सत्य नहीं है। अब यहाँ से तो शुरू होता है, जो हमारी गड़बड़ हो रही है। अ, इस थॉट प्रोसेस को कि इसको ट्रुथ साबित करना है, तो हम लोग भी जो भारतीय हैं, जो हिंदू हैं, सनातन धर्म के फॉलोअर्स हैं, हम भी उसी जर्नी में निकल पड़े हैं। सो सो एक्चुअली जो हमारा इतिहास है, रामायण हुआ, महाभारत हुआ, अ, हमारे जो पुराण हैं, उनकी जो कथाएँ हैं, अ, हम लोग भी
पिछले कई सालों से, और ये आज की बात नहीं है कि ये कहाँ हुई, ये कब हुई, इस जर्नी में निकल पड़े हैं। ये एक्चुअली जो जर्नी है, ये वही जर्नी है जो ये क्रिश्चियन लोगों ने करी कि हमारा इतिहास जो है वो ट्रूथ है, और उसको प्रूव किया, उसकी लोकेशन से, उसके टाइम के हिसाब से। और बाकी सारे वर्ल्ड के इतिहास को उस हिसाब से कैटेगराइज़ किया गया, जिसमें जैसे भारत के इतिहास को डार्क एजेस में डाल देते हैं। हमारे वेदों को की जो डेट्स हैं वो फिर एडजस्ट कर देते हैं। हमारी जो जगहें हैं, जैसे सरस्वती नदी हुई या आर्यन इन्वेजन थ्योरी हुई, इसको ले आते हैं। तो ये सारी बातें जो हैं, ये अब अपने इतिहास को सत्य बनाते हुए, दूसरों के इतिहास को झुठलाते हुए करने वाले एक्ट्स हैं। अब हम भी उसी दिशा में निकल पड़े हैं, जहाँ हम हमारे इतिहास को भी सत्य साबित करने के लिए कि देखो भाई, कुरुक्षेत्र में ही युद्ध हुआ, कुरुक्षेत्र में ये जगह है, ये नॉर्थ इंडिया में जगह है, और ये आज से इतने साल पहले हुआ। और इसका देखो, अगर हम लोगों ने खोदा है तो आर्काइव्स मिले हैं, या इसके जो है ये इसका डॉक्यूमेंट्री प्रूफ मिला है, इसका जो है रेलिक्स मिले हैं, इसका बहुत सारे हम वी स्टार्ट प्रूविंग इट इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रूथ रादर देन इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स इम्प्लीकेशन। सो इफ वी एक्चुअली सी, हमारा रामायण और महाभारत हजारों वर्षों से क्यों वैलिड रहा? क्योंकि उसका जो इम्पैक्ट था हमारी सोसाइटी में, वो बहुत रेलेवेंट था। उससे उससे जो व्यक्ति सीखता था, उससे जो समाज निर्माण होता था, उससे जो दृष्टि निर्माण होती थी, उससे जो बच्चे बढ़ते थे, सीखते थे, वो बहुत रेलेवेंट था। उसको छोड़ के हम लोग इस जर्नी में ज़्यादा निकल पड़े हैं कि मैं नहीं, देखो ये इस जगह हुआ और इस समय हुआ। अब उसका नुकसान क्या है? अगर आप एक जगह और समय के साथ उसको बाँधने का करेंगे, दैट्स अ रैशनल व्यू ऑफ लुकिंग एट आवर ओन इतिहास। Then you have to adopt that measure of rationality only. आप ये नहीं बोल सकते कि भाई जगह और समय को तो मैं रैशनली देखूंगा, पर घटोत्कच को और हनुमान को मैं इरेशनली देखूंगा, क्योंकि हनुमान तो उड़ के गए थे और घटोत्कच ने अपना आकार बढ़ाया, और ये दोनों चीजें सेटल नहीं होती हैं फिर। तो अगर आप रैशनल पाथ ले रहे हैं, तो आपको सारे पैरामीटर्स को रैशनली लेना पड़ेगा। और आज के जो इतिहासकार हैं, इरफान हबीब और रोमिला थापर जैसे लोग, ये लोग यही इसी बात का फ़ायदा उठाते हैं और बोलते हैं, उन्होंने बाकायदा लिखा है और इसी बात को प्रोपोगेट किया है कि एक्चुअली ये जो पांचाल थे और जो कुरु थे और ये जो यादव थे, ये लोग छोटे-छोटे ट्राइब्स थे नॉर्थ इंडिया में, आपस में लड़ाई झगड़ा किया इन्होंने। और और ये सब सिर्फ कथाकारों ने बढ़ा चढ़ा के बताई है कि मतलब घटोत्कच जैसा कोई हुआ जो राक्षस था और जो बड़ा अपना आकार बढ़ाया। क्योंकि एक बार आपने ये पाथ ले लिया जिसमें आप रैशनैलिटी वाला दिशा, जिसको आप अपने पास्ट को हिस्ट्री की तरह देख रहे हैं, इतिहास को हिस्ट्री की तरह देखने चाह रहे हैं, तो आपको उसी पैमाने पे, उसी पॉइंट्स पे आपको आगे बढ़ना रहेगा। अब ये जो मानसिकता है, ये एक्चुअली क्रिश्चियन मानसिकता है। इतना सटली हमारे समाज में इतने अच्छे-अच्छे लोग, वेल मीनिंग लोग जो सनातन धर्म के फॉलोअर्स हैं, जो जो वाक़ई में भारत के लिए लड़ रहे हैं, लड़ना चाहते हैं, वो भी ये सेमेटिक मानसिकता को अपना के कि नहीं, हम रामायण, महाभारत और पुराणों को डेट करेंगे, इनको जगह के साथ बाँधेंगे, उस दिशा में हम लोग भी फँस गए हैं। अब ये ज़रूरत क्यों है, ये समझना ज़रूरी है कि सेमेटिक जो मानसिकता है, उसको डेट करने की ज़रूरत क्यों है? उनको डेट करने की ज़रूरत इसलिए है, क्योंकि उनका जो टाइमलाइन है, वो लीनियर टाइमलाइन है। वो एक समय पे शुरू होता है और एक समय पे खत्म होता है। ये हेल और हेवन है, एंड ये ओरिजिनल सिन, एंड एवरी ह्यूमन बीइंग इज़ एक्चुअली बेयरिंग दैट द बर्डन ऑफ दैट ओरिजिनल सिन. So this is their story of creation and this is their story of destruction, and it's a linear story. हम लोगों का ऐसा सिचुएशन नहीं है। अगर हम सनातन धर्म की मानसिकता देखें या हमारी दृष्टि की बात करें, तो हमारा जो पूरे का पूरा व्यू है, वो साइक्लिक है या स्पाइरल भी हम बोलते हैं। तो एक चक्रीय, वो चक्रीय है, ना कि एक रेखीय। और ये जो दृष्टि है, ये बहुत, इसको समझना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वरना हम भीष्म पितामह की तरह दिल में भगवान को लेके भी हम कार्य भगवान के विरुद्ध ही कर रहे होंगे, धर्म के विरुद्ध ही कर रहे होंगे, भारत भूमि के विरुद्ध ही कर रहे होंगे। तो
ये जो डेट्स और जगह के साथ में हमारे इतिहास को हिस्ट्री बनाने का जो ये कार्य है, ये बहुत सटली क्रिश्चियन कार्य ही हो रहा है। अब इसको अगर हम देखें तो ये एक पहलू है। ऐसे सेमेटिसिज्म के बहुत सारे पहलू हैं और हम आगे आने वाले सेशंस में उनको पकड़ सकते हैं। जैसे इंडिविजुअलिटी का एक है, जैसे इंडिपेंडेंस का एक है, जैसे इक्वालिटी का एक है, जैसे तो ये सारे जो मैं पॉइंट्स ले रहा हूँ, ये अलग-अलग पहलू हैं और इन सबको मिला के ही अगर हम देखेंगे तो एक प्रकार से आज हम वोक कल्चर जो बात कर रहे हैं, वो इसका मैनिफेस्टेशन है। कि जो सेमेटिक मानसिकता है, विचारधारा है, उसका मैनिफेस्टेशन जो आज हम देख रहे हैं, वो वोक कल्चर में देख रहे हैं। तो इनको अलग-अलग जैसे इंडिपेंडेंस, इंडिविजुअलिटी, इक्वालिटी इन सबको हम अलग-अलग सेशंस में एक-एक करके पकड़ सकते हैं। आज मेरा जो पर्व्यू है वो है कि मैं ये जो इतिहास को हिस्ट्री बनाने की जो एक रेस लगी हुई है भारत में भी, बहुत अच्छे-अच्छे लोग नीलेश ओक की मैं बात अगर देखूँ या जिजित नाडमुरी की बात करूँ या इतने अच्छे-अच्छे हमारे जो सनातन धर्म के लिए लड़ने वाले लोग हैं, ये लोग इस चीज़ में उलझ गए हैं। अब इसका इसका अगर इस प्रकार की दिशा में हम बढ़ते हैं, तो इसका इम्पैक्ट क्या होता है उसको हमें समझना चाहिए। इसका जो इम्प्लीकेशन है समाज में, वो क्या है? इम्प्लीकेशन में अगर हम देखें तो ये हमारी जो श्रद्धा है, कहीं न कहीं ये कम होती है। क्योंकि हमारे मन में ये प्रश्न आने लगता है, अरे क्या हनुमान जी वाक़ई में उड़ के गए होंगे क्या? हो सकता है क्या? क्योंकि एक तरफ हमारा मन बोल रहा है कि अरे ये तो संभव नहीं है। दूसरी तरफ श्रद्धा जो हृदय है वो बोल रहा है कि अरे यार भगवान के लिए ये असंभव है क्या? हनुमान जी तो उड़ के जा सकते हैं ना, भगवान को हम क्यों सीमित कर रहे हैं? हुँ? तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट हमारे अंदर निर्माण हुआ है, ये 2 प्रकार की दिशाओं का, वो कॉन्फ्लिक्ट हमारी श्रद्धा को इम्पैक्ट करता है। ये पहले सबसे बड़ा समझने वाली बात है। इसीलिए हम देख रहे हैं कि हमारे भारत भूमि में भी कृष्ण को मानने वाले इतने सारे लोग हैं, पर कृष्ण की मानने वाले बहुत कम। जो भगवान में मानने वाले बहुत लोग हैं, पर भगवान जो बोल रहे हैं, उसको मानने वाले बहुत कम। हम लोग धर्म को मानने वाले बहुत है, पर धर्म अनुसार जीवन जीने वाले बहुत कम। तो हमारी श्रद्धा की ये जो कमी है, जिस वजह से हम उस तरीके का जीवन नहीं जी पा रहे, हमें उसमें विश्वास ही नहीं रहा है। धर्मो रक्षति रक्षिता हम बोल रहे हैं, पर हम उसमें विश्वास नहीं रखते हैं। हम ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां सते भजामि हम बोल रहे हैं, पर हम उसमें विश्वास नहीं रखते। तो ये इसका जो सबसे कोर कारण है, वो ये है कि कहीं न कहीं हमारे ऊपर एक तो कॉलोनियल हैंगओवर है ही। दूसरा है कि हम वेस्ट की जो साइंस और टेक्नोलॉजी है, मेथोडोलॉजी है, उनकी जो नैरेटिव्स हैं, उनके जो मार्कर्स हैं, उनके जो पैमाने हैं, उसमें विश्वास रखते हैं। पर हमारे अपने जो इतिहास है, हमारे जो पैरामीटर्स हैं, हमारे जो रूल्स हैं, हमारे जो पैमाने रहे, उन पे हम लोग विश्वास नहीं रखते। उसको हम मानते हैं कि हाँ, ये है और उसको हम कोट भी करते हैं, उसको हम बोलते भी हैं, पर उसमें विश्वास नहीं रखते कहीं न कहीं। तो ये अगर हम इसी तरीके से उनके टर्फ पे ही हम लोग खेलेंगे, जैसे उन्होंने हॉकी का टर्फ चेंज कर दिया कि भई ग्रास के ऊपर वो लोग हार रहे थे इंडिया से और पाकिस्तान से, तो उन्होंने क्या किया नहीं हम लोग टर्फ बना देंगे, अभी आर्टिफिशियल ग्रास के ऊपर खेलेंगे। रूल्स भी चेंज कर दिए गोल पोस्ट को पास में ले आए, फील्ड को छोटा कर दिया, बहुत कुछ हुआ है हॉकी के साथ में। और हम लोग क्या है, हम लोग उनके साथ में ही उनके टर्फ पे, उनके रूल्स के हिसाब से खेलने के लिए, जीतने के लिए बाध्य हुए। उसी प्रकार से आज ये भी वही टर्फ है जिसमें हम उनके रूल्स, उनके टर्फ, उनके हिसाब से खेल रहे हैं और अपनी चीज़ को छोड़ दिया है पीछे। तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क है, इम्प्लीकेशन जो हमें विचार करना चाहिए। दूसरा इम्प्लीकेशन इस प्रकार की मानसिकता का कि अगर हम इतिहास को हिस्ट्री की तरह प्रूव करने के लिए उतरे और देखें, वो है कि हम लोग हमारी नेक्स्ट जनरेशन जो है, उसका इस पर से पूरे से विश्वास उठ जाएगा। क्योंकि हमारी नेक्स्ट जनरेशन इज़ एक्सपोज़्ड बहुत ज़्यादा मोबाइल फ़ोन को, मीडिया को, नॉलेज को, इन्फॉर्मेशन को, टेक्नोलॉजी को इतना एक्सपोज़्ड है कि उनके अंदर ऑलरेडी कूट-कूट के रैशनैलिटी भरी हुई है। तो उनको अगर आप बोलेंगे कि बेटा श्रद्धा होनी चाहिए, वो बोले ये क्यों चाहिए श्रद्धा? लेट अस डिस्कस ऑन रूल्स, है ना? वो ऑलरेडी यही बोलते हैं कि हमारे को इमोशनली मत बताओ, आप हमारे को ऑन द ग्राउंड बताओ, रियलिटी वाइज़ बताओ। तो ऑलरेडी जो समाज, जो नेक्स्ट जनरेशन हमारी तैयार हो रही है, वो एक्सपोज़्ड है इन सब चीज़ों को और हम उसमें अगर अपनी चीज़ को नहीं सँभाला, अपने
दृष्टि को नहीं संभाला, अपने तरीके को नहीं संभाला, और हम भी अगर क्रिश्चियन और सेमेटिक माइंडसेट से हमारे इतिहास को हिस्ट्री बनाने की ओर निकल पड़े, तो नेक्स्ट जनरेशन के लिए और बड़ा रिस्क खड़ा हो जाता है कि वो लोग तो इसमें बिल्कुल विश्वास ही नहीं करेंगे। वो लोग हँसेंगे, अरे ऐसा कैसे हो सकता है कि घटोत्कच ने अपना शरीर बढ़ा दिया, या अ, गंगा जी नदी में से निकल के आई और शांतनु के साथ उनका विवाह हुआ, और बच्चे हुए, और ये कौन है, वासु कौन है, और ये सब चीजें उनको एक प्रकार से मिथिकल, और आज आप देखिए उनकी टेक्स्ट बुक्स में और सब जगह में माइथोलॉजी ही बोला जाता है। रामायण महाभारत को कहीं पर भी रियलिटी की तरह नहीं देखा जाता है, या उसको मिथ करके बोला जाता है। सी वी आर, हमारे को भी ये कोई नहीं है कि हम उसको रियलिटी प्रूव करने के लिए उतरे, और वो हमारे को विचार करना है कि हम लोग इस लड़ाई में लगे हुए हैं कि नहीं, रामायण महाभारत रियल है। रियल है तो फिर वही हो गया ना जो क्रिश्चियन लोगों ने किया कि भाई उनकी जो कथाएं हैं वो भी रियल है, वो भी ट्रूथ है। हमें उसके इम्प्लीकेशन और उसके इम्पैक्ट को समझना है, रादर देन उसकी ऑथेंटिसिटी या उसकी डेट और उसकी जगह को। तो ये अप्रोच अगर हम लेते हैं तो हमारी नेक्स्ट जनरेशन भी गड़बड़ा जाएगी। उनका ऑलरेडी रैशनल पॉइंट ऑफ व्यू है और वो इसको समझ ही नहीं पाएंगे, इस तरीके की दृष्टि को डेवलप ही नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत बड़ा एक प्रकार से खतरा है। तीसरा इसका इम्प्लीकेशन जो मुझे लगता है वो है कि ये हमारे अपने ही कॉलोनियल हैंगओवर को और बढ़ाएगा, कि हम लोग और ये जो मैंने टर्फ की बात करी, ये उसी बात के है कि हम इवन हमारे अच्छा मन होते हुए भी, अच्छे इंटेंशंस होते हुए भी, हम एक्चुअली काम उन्हीं का ही कर रहे हैं, गड्ढा अपने लिए ही खोद रहे हैं। और ये इम्प्लीकेशन भी बहुत बड़ी है। तो एक प्रकार से हम पूरे से भारतीय दृष्टि और भारत भूमि से, हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो परंपराएं हैं, उससे कट जाएंगे होते होते। तो ये इम्प्लीकेशंस मेरे को लगती हैं, इनको अगर हम गौर से देखें तो अब ठीक है, तो फिर इतिहास को देखना कैसे है, उसके सॉल्यूशंस पे अब हम थोड़ा उतरते हैं। तो सबसे पहली बात है कि हमें इतिहास को इतिहास रूप में देखना है कि एज इट हैपेंड। नाउ वी आर नॉट, हमारे लिए ये चिंता का विषय नहीं है कि ये कब हुआ, कहाँ हुआ, ये हुआ। हाँ, और ये हुआ और इसने हजारों साल से हमारे समाज का मार्गदर्शन किया है, और इस मार्गदर्शन से हमारे आचार्य, हमारे जो पूर्वज रहे, उनको बहुत बेनिफिट मिला है। उनकी जो मनस निर्माण हुआ है, उनका जो विवेक निर्माण हुआ है, उनका जो पूरा जो एक प्रकार से हम जो बोलेंगे समग्र विकास हुआ है, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण विषय बनता है। सो हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि उसके सत्य को हम इस्टेब्लिश करें। ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि उसके इम्पैक्ट सत्य है। उसके इम्पैक्ट, उसके एप्लीकेशन, उसके इम्प्लीमेंटेशन के सत्य को हमें पकड़ना है, ना कि उसके सत्य को। तो ये एक पहला सॉल्यूशन हमारे को इसको पकड़ना है। अब उसको हम करेंगे कैसे? तो ये सबसे पहला एक काम होना है कि हम रामायण और महाभारत की कथाओं को तो इस्टेब्लिश करते ही रहें उसकी प्योरिटी में, समाज में, बच्चों के साथ, बड़ों के साथ में। उसके जो मेथड्स थे, रामायण महाभारत के नाटक करने के मेथड्स थे, कथा रूप में बोलने के मेथड्स थे, प्रवचन रूप में मेथड्स थे, थिएटर रूप में मेथड्स थे, वो सब तो हमें लाना ही है, उस पे एम्फेसाइज करना ही है। उसके अलावा सिर्फ रामायण महाभारत करने पे ही नहीं, रामायण महाभारत के बारे में बताने पे भी हमें फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि एक प्रकार से ये काउंटर नैरेटिव रहेगा। जो पाश्चात्य वर्ल्ड हमारे इतिहास को गलत साबित कर रहा है, या गलत बता रहा है, या मिथिकल बता रहा है, और उसके बेसिस में रैशनैलिटी को एक प्रकार से फाउंडेशन रूप में बता रहा है, तो हमें भी हमारे नैरेटिव को, काउंटर नैरेटिव को इस्टेब्लिश करना होगा। और वो उसके लिए एक प्रकार से स्मृति निर्माण करनी होगी। आज के काल के लिए क्या स्मृति रहेगी, रामायण महाभारत और पुराणों को कैसे देखना है हमारे समाज को, हमारे बच्चों को, और उसको कैसे हमारे समाज में लाना है, उतारना है, ये सब को लेके एक स्मृति हमें बनानी पड़ेगी। वो स्मृति जो है वो आज के लिए बहुत महत्वपूर्ण मुझे लगता है बिंदु है इस विषय को पकड़ने के लिए। दूसरा जो करणीय कार्य, तीसरा जो करणीय कार्य, तो पहला तो है कि रामायण महाभारत को उसकी प्योरिटी में हमको इम्प्लीमेंट करना जरूरी है अलग अलग तरीकों से। दूसरा है रामायण महाभारत के बारे में जो है और पुराणों के बारे में
जो स्मृति निर्माण करना, वो दूसरा करणीय कार्य है। तीसरा जो करणीय कार्य मुझे लगता है इसमें हमें ध्यान देना है, वो है कि हमें समाज में विद्वत जनों का और जो ऐसे लोग हैं जो कि भारतीय दृष्टि से जुड़े हुए लोग हैं, उन उनको लेके हमें ऐसे कई विद्वत सम्मेलन, कॉन्फ्रेंसेस, पॉडकास्ट, टॉक्स, ऐसे कई डिस्कशंस, संवाद ऐसे हमें ऑर्गेनाइज करने पड़ेंगे, जिसमें कि मंथन हो समाज के अंदर इस विषय को लेके। और हम लोग वापस से हमारे इतिहास और पुराण को जैसे देखना है उस तरीके से देखने लगे। उस तरीके से देखने के लिए विद्वत जनों में एटलीस्ट हम ये थॉट प्रोसेस सीड कर सकें और ये दृष्टि उनके साथ में शेयर कर सकें। चौथा जो मुझे करणीय कार्य लगता है कि हमें एजुकेशनल फील्ड में ऐसा पाठ्यक्रम और ऐसी पद्धति को निर्माण करना होगा कि जिससे कि बच्चे जब बड़े हों हमारे समाज में, तो इतिहास, पुराण और हमारे जो कथाएं रही हैं, उनको उनके मनस निर्माण के लिए हम लोग यूज कर सकें, ना कि उनको हिस्ट्री रूप में उनके सामने प्रस्तुत करें और या मिथ रूप में उनके सामने प्रस्तुत करें। और इस दृष्टि से जब बच्चे बड़े होंगे, तो वो लोग इस कन्फ्यूजन में नहीं पड़ेंगे। उनको ये ज़रूरत नहीं महसूस होगी कि मुझे रामायण या महाभारत को प्रूव करना ज़रूरी है, या रामायण महाभारत सत्य था उसको प्रूव करना ज़रूरी है, या उसका डेट और जगह को प्रूव करना ज़रूरी है। ये उनको कोई आवश्यकता महसूस नहीं होगी। और वो इनके थ्रू जब ऐसे पाठ्यक्रम और ऐसे पद्धति के थ्रू बड़े होंगे, तो वो इंटीग्रेटेड व्यू जिसकी हम बात करते हैं, समग्र विकास की जिसकी हम बात करते हैं, व्यष्टि, समष्टि, सृष्टि और परमेष्टि चारों को लेते हुए, इस प्रकार से वो बड़े हुए रहेंगे। और वो हमारे एक प्रकार से सेमेटिक जो विचारधारा है उसके बिल्कुल विपरीत जो भारतीय विचारधारा है, उससे इस सारी क्रिएशन को, इस सारी परिस्थिति को देख पाएंगे। तो ये मुझे लगता है कि करणीय कार्यों में से ऐसे 4 हमारे जो संभावनाएं हैं वो हमें करनी चाहिए। तो आज का जो विषय था वो मैंने 3 इसीलिए भागों में लिया। पहला कि सेमेटिसिज्म का जो ये एक सटल पार्ट है उसको कैसे हम पहचानें, सूक्ष्म जो हमारे अंदर घुस गया है और हम भी कदाचित उसमें भाग भी लिए हैं या ले भी रहे होंगे, और उसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं और इम्प्लीकेशंस के सॉल्यूशंस क्या-क्या हो सकते हैं। तो ये लेते हुए मैंने अपनी बात रखी है। ऐसे अलग-अलग सत्रों में हम लोग अलग-अलग टॉपिक्स को भी ले सकते हैं। अगर किसी को कोई प्रश्न है तो हम उसमें बात कर सकते हैं आगे, और पिताई का भी अभिप्राय इसमें सुनना चाहिए हमें। जी, मनु जी। ये जो हमने स्मृति रचना की बात करी और अपने इतिहास से जोड़कर स्मृति रचना, इसको मैं इस तरह से समझ रहा हूं कि आज की जो समस्याएं हैं, हम बात करते हैं कम्युनिज्म है, वोकिज्म है, ये जो आज की हमारी सामाजिक समस्याएं हैं, इन और ऐसा हम बोलते ही हैं कि मैंने जो जो कुछ इस दुनिया में है वो महाभारत में है, और जो महाभारत में से बाहर तो कुछ भी नहीं है, ऐसा करके हम बोलते ही हैं महाभारत के बारे में। जी। तो एक पहलू जो मेरे मन में आता है कि आज की समस्याओं को महाभारत के परिप्रेक्ष्य में और फिर वहां से सॉल्यूशन भी उन कहानियों से निकालना, कि आप वोकिज्म को कैसे हैंडल करेंगे। अभी सबका यही प्रश्न है, वोकिज्म को कैसे हैंडल करेंगे। महाभारत के संदर्भ में ये वोकिज्म क्या था और उसको कैसे हैंडल किया गया, और इसीलिए हमको एक माने एक जो डिजाइन करते हैं, सॉल्यूशन डिजाइन जो है, वो आज के परिप्रेक्ष्य में समझना और वहां से प्रेरणा लेकर समझना। मैंने मेरे मन में ऐसा आ रहा है कि इस तरह की स्मृति, मैंने आप इतिहास तो बदल नहीं सकते, लेकिन आज की समस्याओं को उस परिप्रेक्ष्य में देखना और आज के सॉल्यूशंस को का जो डिजाइन है, इम्प्लीमेंटेशन अलग हो सकता है, का जो डिजाइन है वो वहां से लेके आना,
हमारी जो स्मृति रचना हमारे इतिहास को लेकर होगी वो उस प्रकार की होगी। ऐसा जब आप बोल रहे थे तो मैं सोच रहा था। इस पे कोई आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, तो इसमें जो मैंने जैसे थोड़ा विचार किया है कि उस जो हमारी स्मृति भी होगी उसमें 3 भाग ही होंगे, जैसे अभी आज मैंने प्रस्तुत करा। पहला है कि सभी लोगों को एक प्रकार से आज की परिस्थिति से अवगत कराना, कि आज का जो आपने कम्युनिज़्म बताया, वोकिज़्म बताया, ये सब जो हैं, ये ये जो भोग भोग करने की जो मानसिकता है ना, ये जो मटेरियलिज्म की कॉमन हर चीज को मैटर लेवल पे देखने की जो मानसिकता है, ये उससे उसी में सबका रूट है। क्यों समाज में इक्वालिटी लाना है, क्यों समाज में इंडिविजुअलिटी लाना है, क्योंकि समाज को तोड़ना है ताकि कंज्यूमर बन सके, कस्टमर बन सके, ज्यादा खरीद सके। तो सारा जो मानसिकता है जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स की या मटेरियलिज्म की, उसका जो रूट है वो यही है कि हमें भोग करना है। भोग तो ये सारे पॉइंट्स को पहले दर्शाते हुए कि कि इसको पहले डायग्नोसिस ठीक से हो जाए, फिर उसका इम्प्लीकेशन क्या है अगर डायग्नोसिस ठीक से नहीं होता है, तो वो उसमें होना चाहिए ताकि लोगों को समझ में आए कि अच्छा रिस्क क्या है, डर किस बात का होना है। हाँ, तो तीसरा स्टेप जो है उसमें हमारे को सॉल्यूशन में उतरना है। अभी सॉल्यूशन जो उतरना है उसमें जैसा आप बताए कि ये जरूरी नहीं है कि महाभारत के टाइम में वोकिज्म रहा हो। ऐसे कुछ उदाहरण रहेंगे जिससे सीखने को तो जरूर मिलेगा, क्योंकि महाभारत और रामायण का जो जो ऑब्जेक्टिव है वो बहुत अलग है। फिर से मैं यही बोलूंगा कि उसमें उसका ऑब्जेक्टिव है कि अगर आप उसकी कथाओं को लेंगे और उनकी कथाओं को समझेंगे, अपने अंदर उतारेंगे कंप्लीटली, तो आपका ऑलरेडी मनस निर्माण इस तरीके से हो जाएगा कि आप ये वोकिज्म के ट्रैप में पड़ेंगे ही नहीं। तो उस प्रकार से तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हम 1 to 1, मतलब आज की परिस्थिति ऐसी है तो महाभारत में वो कैसी रही होगी, उसका कैसे सॉल्यूशन ढूंढा और इसका इम्प्लीकेशन या एप्लीकेशन आज के समाज में हम कैसे देखें। आई थिंक हमें इसको पूरे एक जंगल की तरह देखना है, ट्रीज की तरह नहीं देखें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि जब हम इसको जंगल की तरह देखेंगे तो उसको पूरे से अपनाएंगे भी फिर उसी दृष्टि से। तो भारतीय दृष्टि से जब हम इसको जब बच्चे के साथ में रामायण महाभारत की कथाओं को लेते हुए हम बढ़ेंगे, डेफिनेटली ये परिस्थितियां तो आएंगी कि बच्चे के मन में बाहर से भरा जाएगा कि अरे ये सब झूठ है, इसमें कैसे हो सकता है, हनुमान कौन थे, वानर कौन थे, कैसे उड़ के कोई जा सकता है। तो ये भी हमें उसी स्मृति में लेना होगा कि इसको हम कैसे एड्रेस करें, इन सब जो सिचुएशंस आने वाली हैं या जो आज आ ही रही हैं कि हैव्स एंड हैव नॉट्स की जो कम्युनिज्म से है, या इक्वालिटी की जो है, मेन वीमेन इक्वालिटी की जो सिचुएशंस हैं, या बच्चों को इस प्रकार से मिथ और जो हिस्ट्री की और इतिहास की जो सिचुएशंस हैं, ये सब हमारे को स्मृति में सॉल्यूशन रूप में लेते हुए फिर आगे बढ़ना होगा मनु जी, मुझे लगता है। जी जी, श्रीनिवास जी का भी एक प्रश्न था। नमस्ते मनोज जी। नमस्ते श्रीनिवास जी। अच्छा था आपका पूरा व्याख्यान, और एक ऐसा लग रहा था जैसे आपने का इतिहास का बारे में बता रहे थे, तो ये ठीक है कि जो आधुनिक या सेमिटिक विचारधारा का जो स्पेस एंड टाइम का जो चिंतन है वो तो हमको मालूम है कि उनका लिमिटेशंस क्या है, पर हमारा जो देश और काल का जो चिंतन है वो पूरा ब्रह्मा जी का काल का है, युग 4 युग का है, और उसमें देश और काल उसका अनुसार जो हम समझ सकते हैं महाभारत और रामायण को। तो जैसे आपको पता है पिछले ही युग में महाभारत हुआ है, 500 हजार वर्ष से पहले। ये तो इतिहास से भी हमको पता लगता है, और अगर कोई प्रत्यक्ष से भी हम उसको देख सकते हैं तो ठीक है। और रामायण तो 4 महायुग पहले 24th महायुग में हुआ है। तो ये सब तो हमको इतिहास और पुराण से बता सकता मालूम हो सकता है। तो हमको ये तो
इस दृष्टि से देश और काल का अनुसंधान और तो करना चाहिए ना। तो ऐसा नहीं कि हम पूरा देश और काल को छोड़ दें, सिर्फ उसका मौल्य का करें। ये मैं आपसे समझना चाहता हूँ। नहीं जी, बिल्कुल ठीक है आपकी बात। तो पंचांग के हिसाब से फिर हमारा पैरामीटर होता है ना श्रीनिवास जी। अभी अगर आप आज अगर हम देखें नीलेश जी को, तो वो ये साबित करने में लगे हैं कि 20,000 साल पहले महाभारत हुई, रामायण हुई, और लगभग 10,000 साल पहले महाभारत हुई, और वो इसी युग में, इसी काल में हुई है। तो मेरा ये पॉइंट है कि रैशनैलिटी में जब हम फिक्स करने के लिए जाते हैं तो ये सब प्रॉब्लम्स हमारे सामने आएंगी ही आएंगी। और आप देखिए कितना इरेशनल है एक प्रकार से ये बोलना। बाहर के व्यक्ति को कैसा लगेगा, इरेशनल लगेगा या नहीं, अगर हम बोलेंगे कि रामायण तो इस युग की ही नहीं है ना। तो हमारी अपनी टर्फ है, हमारे अपने रूल्स हैं, हमारे अपने पैरामीटर्स हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हम अपने पैमानों से एटलीस्ट उसको हम प्रूव नहीं करने जा रहे। इट इज सेकेंडरी इंफॉर्मेशन फॉर अस। वी आर नॉट, मतलब हम लोग उससे कहते हैं ना कि मतलब हम उसके पीछे हाथ धो के नहीं पड़े इस विषय के पीछे कि रामायण कब हुई और महाभारत कब हुई। अगर हमारी वो इंफॉर्मेशन है, कहीं ना कहीं से मिली है, और हम उसको, हमारे आचार्यों ने उसको आगे रखा है, अच्छी बात है, हम उसको मानते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण ये बिंदु है कि रामायण का जो इम्पैक्ट है और रामायण और महाभारत का जो समाज के निर्माण पे, हमारी मानसिकता निर्माण पे जो उसका रिजल्ट है, वो हमारे लिए बहुत वो सत्य है, वो हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण बिंदु है। तो कल अगर कोई आके बोले भी कि देखो भाई, ये अब तक गलत था कि रामायण किसी और ही युग में हुई थी, और महाभारत, दैट इज व्हाट पीपल आर डूइंग, अभी तो वही कर रहे हैं ना लोग। और महाभारत में ही कितना कंफ्यूजन है। कोई कह रहा है कि कहीं पर नॉर्थ कर्नाटक में हमारे को इंस्क्रिप्शंस मिले हैं जिसमें लिखा है कि महाभारत इतने साल पहले हुई आज से, और उस समय इतना डेट था, तो इस हिसाब से ये 5,000 वर्ष होती है। ठीक है, पर हमारे लिए वो इतना महत्वपूर्ण विषय नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। तो अगर अपने पैमाने में हम लोग, हिंदू लोग सनातन धर्म के फॉलोअर्स हैं, हम अगर मानते हैं, उसमें भी आप देखिए आज की डेट में मैंने सुना है कि कई जो आजकल गुरु हैं वो बोल रहे हैं कि कलयुग अभी खत्म होने वाला है, या सतयुग चल रहा है, सतयुग आने वाला है। कंफ्यूजन बहुत है उसमें, आपने भी सुना होगा मुझे लगता है ऐसे कई कथन। आजकल के जो स्पिरिचुअल गुरुज हैं, ऐसा भी कई लोग बात रख रहे हैं। तो ये एक प्रकार से काफी कंफ्यूजिंग भी हो जाता है समाज के लिए, और दिशा भी हम दूसरी ही पकड़ लेते हैं। कंफ्यूजन है तो नेक्स्ट जनरेशन तो और ज्यादा कंफ्यूज हो जाएगी। हाँ, वो ठीक है। मेरा इतना ही था कि अगर हम सिर्फ मौल्य में पकड़ेंगे और उसका देश और काल का परवाह नहीं किया, तो उसका प्रामाणिकता का थोड़ा कालांतर में उसका थोड़ा हम अगर उसका एपिस्टेमोलॉजी ऑन्टोलॉजी बोथ वी हैव टू फोकस, राइट। सो इन टर्म्स ऑफ द प्रामाणिकता वी नीड टू मेक श्योर, तो उनका देश और काल का अनुसंधान भी हमारा चलते रहना चाहिए, क्योंकि बाद में लोग कहेंगे कि ऐसा है तो ऐसा, ये तो दिस इज नॉट मैचिंग द करंट and this understanding of space and time, and only see why they say mythical also is because these are stories, because it has not happened. So unless we have Desh and Kal also as a part of it, only then we are sure that it is Itihas. So we can't leave Desh and Kal. We cannot say it is less important also. पर इसको प्रूफ कैसे कर पाएंगे? No, प्रूव तो प्रमाण शास्त्र में प्रत्यक्ष अनुमान से हमको सभी हम समझ नहीं सकते। एग्जैक्टली, क्योंकि हमारे इसलिए हमको हमारा शास्त्रों का प्रमाण मानना है, और शास्त्रों हाँ तो सही है जब उसका तो उसका अनुसार तो हमको पूरा क्लैरिटी है कि क्या क्या हुआ, कब कब हुआ, कहाँ कहाँ हुआ। कुछ आजकल हम देख सकते हैं, कुछ नहीं देख सकते हैं, पर तो उसका अनुसंधान अगर चलता रहे तो जो भी हमको पूर्व पक्ष मिलेगा उसका हम ठीक से निभाने के लिए हम समर्थ होंगे। सही है, बिल्कुल। तो हमारे रूल्स, हमारे पैरामीटर्स के हिसाब से हम चलेंगे तो इन दोनों बिंदुओं को लेके हम आगे बढ़ सकते हैं। नहीं, बाकी लोग मानेंगे करके हम सोचते हैं,
इतना भी हम दे, जो जो नहीं मानने का डिसाइड कर लिए हैं, हाँ ऑन कितनी भी साइंटिफिक तरीके से हम बताएं, वो कुछ ना कुछ तो निकालेंगे। अभी फॉर एग्जाम्पल महाभारत का हम जो पढ़ रहे हैं कि 5,000 साल पहले महाभारत युद्ध हुई थी, 5,100 समथिंग। हम्म, फिर कुछ लोग उसको अभी जो रिकॉर्ड के हिसाब से एस्ट्रोनॉमिकल जो कैलकुलेशन बोल रहे हैं 7,000 साल पहले हुआ था करके। एंड सम पीपल हुम आई एम लुकिंग एट, वो उससे और आगे हुआ था करके महाभारत बोल रहे हैं। और रामायण का जैसे आपने बताया कि वो 4 युग साइकिल पहले हुआ था, शेल्डन बट पॉलक अभी तो ये रामायण बोल रहे को हैं कि प्रूव कर रहे हैं कि 10,000 साल पहले हुआ था रामायण करके। हम खुद ही प्रूव कर रहे हैं, उसी चक्कर में हम पड़ गए। और दूसरी बात है कि नहीं नहीं शेल्डन पॉलक तो यहाँ नहीं तक कह रहे हैं कि रामायण बुद्ध के बाद हुई। नहीं, ये मैंने पहले ही कहा कि जो आजकल का पैमाने है, जो उनका जो टूल्स है, उनका अनुसार हम ये जो स्पेस एंड टाइम का चिंतन जो है वो तो पूरा गलत है, वो तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। जी हमारा जो पैमाने है, हमारा जो आधार है, बिल्कुल। उसका अनुसार देश और काल का अनुसंधान हर समय होना चाहिए। इसलिए हम हर रोज संकल्प में कहते हैं क्या, किस देश में किस काल में हम क्या कर रहे हैं। तो जी इसके लिए जैसे ज्योतिष शास्त्र भी पूरा इसी से, हमारा जो भी हमको पुण्य, अगर पुण्य और पाप का अनुसंधान भी तिथि और नक्षत्र का अनुसंधान हम होता है। इसलिए और इतिहास, जब हम इतिहास कह रहे हैं महाभारत, ये तो इतिहास ऐसा हुआ है, मतलब कब हुआ है ये तो नेचुरली प्रश्न आ जाएगा, कहाँ हुआ है ये भी प्रश्न आ जाएगा। तो मैं समझ सकता हूँ आजकल का जो थिंकिंग ऑफ स्पेस एंड टाइम है वो गलत है, उसको हमको निराकरण करना है। पर जी हमको स्पेस एंड टाइम को एक लोअर प्रायोरिटी जैसा देखने के लिए मेरा मेरा को थोड़ा चिंतन करने के लिए मेरा इतना ही नहीं, था। मैंने जैसे बताया कि हमारी टर्फ में हमारे रूल्स के हिसाब से हमको अपना कंटिन्यू करना है, उनके टर्फ और उनके रूल्स के हिसाब से हमें नहीं खेलना है। और किसी का कोई प्रश्न या कोई अभिप्राय? नहीं, मैं और एक मेरा ये था ऑब्जर्वेशन, ये था जी कि फॉर एग्जाम्पल हम चंद्र में जाना चाहते हैं, मंगल में जाना चाहते हैं, कौन पहले जाएगा, चंद्र के उस तरफ क्या है, ये सब में हम इतने सारे पैसा खर्च कर रहे हैं, रिसर्च खर्च कर रहे हैं। अ, वो भी सेमिटिसिज्म का एक प्रादुर्भाव है। तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा? ये जो कर रहे हैं, जा रहे हैं, उसमें फाइनली जाके हम मंगल में जाके रहेंगे, पृथ्वी को नाश करके फिर मंगल में जाके रहेंगे। उनके दृष्टि तो वैसा ही है। हाँ, जो ऑलरेडी वो लोग तो बोल रहे हैं, कई लोग कि वी शुड एक्सप्लोर डिफरेंट प्लेसेस टू लिव, ऐसा करके कथन है। मुझे लगता है कि इसमें दो तरीके से देखना है कि एक तो है कि ये तो रेस तो सेमेटिसिज्म की वजह से ही है, मटेरियलिज्म की वजह से ही है। पर अगर आज आपको अपने देश के टेक्नोलॉजी को डेवलप करना है तो आपको उस दिशा में जाना ही पड़ेगा, क्योंकि उसकी वजह से पूरे समाज में एक प्रकार से ऐसे लोग बनते हैं, ऐसी टेक्नोलॉजीज बनती हैं जो कि सुरक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। ये अलग विषय शुरू हो गया, इसको हमें अलग से लेना चाहिए। मुझे लगता है 10 मिनट ही हैं तो इसको अलग से किसी दिन ले सकते हैं। ताई से भी मैं सुनना चाहूंगा इस विषय पे, हम सभी सुनना चाहेंगे कि उनका क्या व्यू है। हाँ, और मनु का जी, प्रश्न है तो जी ताई। मनु जी अनुमति है? जी ताई, हाँ, अनुमति है ताई। मैं कब की प्रतीक्षा कर रही हूँ कि हमारी बारी कब आएगी अभी। हाँ, आज आज लगता है कि हम भृगु याज्ञवल्क्य गट में बैठे हैं और बहुत अच्छी प्रस्तुति हुई और चर्चा उससे भी अच्छी हुई। तो ये तो एक बहुत ही अच्छा संकेत है कि वी आर ग्रोइंग, ऑल ऑफ अस। लेकिन आपने बहुत गंभीर मुद्दे उठाए और अभी जो लगता है जितना गंभीर, उससे भी अधिक गंभीर है। पहले सेमिटिसिज्म की बात कही, उसमें जो
हमारे लिए चिंता का विषय है और चिंतन का भी है ही कि क्योंकि हम चिंता करके तो बैठे नहीं रहेंगे, चिंतन अवश्य करेंगे। ऑल द रूट कॉज ऑफ ऑल दिस हैवॉक हमारा इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, बौद्धिकों का, विशेष रूप से बौद्धिक क्षेत्र का, द ग्रेट ग्रांड नेशनल इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में उसका वर्णन ऐसे करती हूँ। पिछले आपने नीलेश ओक और उनके जैसे विद्वानों का उदाहरण दिया, रिसर्चर्स का। विद्वान से भी ज्यादा वो रिसर्चर्स हैं और वो भी फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ इट, टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ इट एंड मटेरियल एस्पेक्ट ऑफ इट, ये रिसर्चर्स की बात है। परंतु विगत 100 वर्षों से हमारी जो बौद्धिक प्रतिभा है, जो इंटेलेक्चुअल स्टॉलवार्ड्स कहे जाते हैं, अपने ही शास्त्र, अपने ही ग्रंथों का निरूपण उनको कन्विंस करने के लिए, उनको कन्विंस भी नहीं, सेटिस्फाई करने के लिए, उनका समर्थन प्राप्त करने के लिए करते आ रहे हैं। और जब से ये IKS का घमासान मचा है, उसमें ये सब लोग रेफरेंस पॉइंट्स माने जाते हैं। वो तो और भी एक कठिन मामला है कि अपने माने वो जो है ना कि उनका पैमाना अपनाओ, उनके मापदंड स्वीकार करो और उनके ऊपर खरे उतरने का प्रयास करो। और फिर वो खरे उतरने का वो पुस्तकें लिख लिख कर उन्होंने सिद्ध भी किया है। ऐसे अनेक उदाहरण हमको अगर लाइब्रेरी में जाएंगे तो मिल जाएंगे। तो ये आज की नहीं है, ये 100, 125 वर्ष, 150 वर्ष पुरानी ऐसी प्रवृत्ति है कि हम उनकी जानकारी, उनका पैमाना और उन समर्थन ये प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। ये बौद्धिक क्षेत्र का एक बहुत बड़ा संकट है। तो हमें प्रयास तो हीनता बोध से मुक्ति, बौद्धिकों का हीनता बोध ये अबौद्धिकों के हीनता बोध से अधिक भयंकर होता है और अधिक हानिकारक होता है। इस दृष्टि से इस चैलेंज को हमें कैसे मीट करेंगे, उसके कारण से हीनता बोध से निर्माण होने वाला बुद्धि विभ्रम, ये बुद्धि विभ्रम भी ऐसा ही है। रिसर्च मेथोडोलॉजी और उसकी प्रक्रिया और उसके निष्कर्ष और उन पैमानों पर ऐसे ऐसे चिपके रहने की प्रवृत्ति, इससे अलावा तो कुछ है ही नहीं। ये भी एक सेमिटिसिज्म ही है कि यही है बस, ऐसा पंथ, ऐसा ये तो एक संकट है। तो आपने जो सेमिटिसिज्म का एक जो प्रभाव है वो इसका उल्लेख किया, मैंने केवल उसे इलेबोरेट किया और ये हीनता बोध वाला मुद्दा और प्रकर्षेण हमारे सामने निर्माण होता है। अब ये हीनता बोध ये साइकोलॉजिकल समस्या है। ये बौद्धिक पद्धति से उसके पीछे पड़ने से और उसका हल निकालने के प्रयासों से ये होने वाला नहीं है। हम आर्ग्यूमेंट्स पर आर्ग्यूमेंट्स करते जाएंगे, तर्क पर तर्क देते जाएंगे, जानकारी पर जानकारी देते जाएंगे, सिद्ध पर सिद्ध करते जाएंगे। हीनता बुद्ध मान से एक ऐसा ही करते रहेंगे, नहीं लेकिन उसके जैसा नहीं लेकिन उनका ये ठीक नहीं, ऐसा करते रहेंगे। तो हमारे कोई साइकोलॉजी माने मन और बुद्धि से परे भी कोई उपाय है अथवा मन को ठीक करने का कोई उपाय है? बुद्धि को उस मन ने, उस हीनता ग्रंथि ने बुद्धि को भी आक्रांत कर दिया है। तो ये एक मुद्दा तो इसमें से ये आता है। आपने इतिहास की बात कही, मेरा आपके हर मुद्दे पर मुझे दूसरा एक पक्ष नहीं, कॉम्प्लीमेंटरी टू इट, ऐसा कहने का मन करता है। इतिहास की बात जो कही तो ये बात तो ठीक है कि उनका देश काल का पैमाना, उनका आर्काइव्स और उनका जो उसके प्रमाणित करने के तरीके, ये तो बिल्कुल कूड़ेदान में फेंकने लायक है,
निर्बुद्ध से भी अधिक वो कोई दे डू नॉट स्टैंड एट ऑल, वो तो टिकते ही नहीं है। कब? जब हम अपनी दृष्टि से चिंतन करना शुरू करते हैं तब। और इसलिए उसकी चिंता करने के स्थान पर उसकी उपेक्षा, कृति रूप उपेक्षा करना, ये सबसे बड़ा काम करने करने लायक है। और श्रीनिवास जी ने कहा और आपने भी उसका समर्थन किया, अपने देश काल के पैमाने कैसे हैं? तो हम तो युगानुकूल भी कहते हैं और शाश्वत भी कहते ही हैं, हम सार्वत्रिक भी कहते हैं और स्थानिक भी कहते ही हैं। तो हम, लेकिन हम अपनी पद्धति से अपना साहित्य देखेंगे, अपने एविडेंसेस देखेंगे, तो इसमें कोई कंफ्यूजन भी नहीं है इतना। वे राम त्रेता युग में हुए और अयोध्या के राजा थे, और राम राज्य त्रिलोक में और त्रिकाल में आदर्श राज्य का नमूना है, उसमें किसको संदेह है? इसमें तो कोई संदेह नहीं है। श्री कृष्ण द्वापर युग में हुए, द्वारकाधीश थे, ब्रज में उन्होंने लीला की और मथुरा के कारागार में जन्मे, और उन्होंने युद्ध में उनमें भगवत गीता का उपदेश दिया। किसको संदेह है? देश काल और कर्तृत्व के बारे में कोई संदेह ही नहीं है किसी को। हाँ, ये अपने ही लोगों के सामने कुछ प्रमाणित करना है तो करना भी चाहिए। हमने अपने आप की परीक्षा भी करनी चाहिए, अपने आप का अवलोकन भी करना चाहिए, अपने आप को पुनः पुनः प्रस्तुत करने के प्रयास भी करने चाहिए। वही हमारी रिसर्च एक्टिविटी होनी चाहिए। हमारे शाश्वत सिद्धांतों से युक्त प्राचीन शास्त्रों को अर्वाचीन युग में पुनः प्रस्तुत करना, दैट इज द जिस्ट ऑफ द रिसर्च टुडे। हमारे सामने तो यही रिसर्च है। तो संदेह है इसलिए नहीं, आज के युग के अनुकूल रेलेवेंट बनाओ इस दृष्टि से। तीसरा मुद्दा, इतिहास का माने पूरे पूरे ज्ञान क्षेत्र की हमारी एक टर्मिनोलॉजी है, और बड़ी व्यापक विशाल ऐसी टर्मिनोलॉजी है। स्मृति की परिभाषा क्या है, शास्त्र की परिभाषा क्या है, उपनिषद की परिभाषा क्या है, ऐसे इतिहास की परिभाषा क्या है, भूगोल की परिभाषा क्या है। सारा टर्मिनोलॉजिकली हमारा ये जो बौद्धिक का क्षेत्र है बहुत बहुत समृद्ध है। इट्स वेरी रिच। उसमें इतिहास की परिभाषा क्या है? महाभारत का मनु जी ने जो उदाहरण दिया ना, उसी को लेकर हम यदि कहेंगे तो धर्मार्थ काम मोक्षाणाम उपदेश समन्वितम पुरावृत्तम कथा रूपम इतिहासम प्रचक्षते। इतिहास किसको कहते हैं? तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों का उपदेश जिसमें मिलता है, ये एक हुआ। दूसरा हुआ पुरावृत्तम, पहले जो हो गया, इतिहास ऐसे ही हुआ था पुरावृत्तम। और तीसरा है कथा रूपम, तो कथा के रूप में बोलो, उसको इतिहास कहेंगे। मूल प्रयोजन क्या है? धर्मार्थ काम मोक्ष का उपदेश, मनुष्य को अच्छा बनाओ, उसके पुरुषार्थों को संतुलित करो, यही है। और फिर भी इतिहास, उसका उपदेश लोग क्या, रामादिवत वर्तितव्यम न रावणादिवत, रावण के जैसे मत बनो, राम के जैसा व्यवहार करो, यही तो उपदेश है। तो इतिहास का प्रयोजन तो यही है। नहीं तो वो कितने वर्ष जिए और कौन से ईस्वी सन में जन्मे और कब मृत्यु हुई और किसके साथ युद्ध हुए, ये है ही नहीं। और फिर भी राम रावण का युद्ध तो है ही, फिर भी कंस को मारना है ही, फिर भी कुरुक्षेत्र का युद्ध तो है ही। इसलिए प्राथमिकता ये ठीक है, वरीयता और कनिष्ठता ये ठीक है, परंतु देशकाल भी है, प्रमाण भी है, और प्रयोजन भी है, और स्वरूप भी है, सब कुछ है। तो ऐसे एक विषय की नहीं, सभी विषयों को वेल डिफाइंड रूप में हमारे साहित्य में हमको मिलेगा। आवश्यकता मात्र अब वी हैव टू प्लंज इनटू आवर लिटरेचर। हमारा जो ज्ञान भंडार है उसमें यदि हम
गोते लगाएंगे तो हमको ये परिभाषाएं मिलेंगी, दृष्टि भी मिलेंगी, सूत्र भी मिलेंगे, और भंडार भी मिलेगा। माने इतनी जानकारी, इतना मार्गदर्शन, इतना ऐसा सब कुछ मिलेगा। तो ये एक तीसरा मुद्दा मुझे कहना था। मुझे जरा ये हुआ श्रद्धा, अंधश्रद्धा, अश्रद्धा। आपने हनुमान जी का और घटोत्कच का उदाहरण उल्लेख 3 बार किया, परंतु यही है कि इट इज इमटेरियल वेदर ए फ्लाइट, माने वो उन्होंने उड़ान भर के लंका से हिमालय गए और एक रात्रि में वापस आए। अरे ना भी आए हो तो क्या है, या इतना सूक्ष्म रूप करके लंका में प्रवेश कर लिया, राम और लक्ष्मण को कंधे पर बिठाकर समुद्र पार किया। ये अगर नहीं भी हुआ है तो क्या बात है, हमारे लिए ये महत्वपूर्ण नहीं है, ऐसा कहने का हम प्रयास कर रहे हैं। कुछ लोग अश्रद्धा से हाँ भगवान ये तो करते ही होंगे, और कुछ लोग अश्रद्धा से ऐसे कैसे हो सकता है, इट इज नॉट रैशनल। ये तीनों बातें आपने कही। घटोत्कच का तो मैं सीधा सीधा कुछ नहीं कह सकती, लेकिन एनालॉजी से हम घटोत्कच की बात भी समझ सकेंगे। हनुमान जी के बारे में ये सब सत्य है, ठोस सत्य है। कैसे ठोस, कैसे? हम अभी पातंजल योग सूत्र का वाचन कर रहे हैं। कैवल्य पाद में क्या क्या करने से कौन कौन सी सिद्धि प्राप्त होती है, इसका एक लंबा लिस्ट है, और ये सारी भौतिक विश्व की सिद्धियां हैं। माने ये हवा में उड़ना तो ये महाभूतात्मक ही है, भूतात्मक जगत है। लघु रूप धारण करना भूतात्मक जगत है। ऐसी अनेक और अष्ट सिद्धियों का वर्णन तो आता ही है, वो सारे के सारे भौतिक हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता। ये कोई अगर पूछता है और इट इज इरेशनल कहता है तो इट इज सुपर रैशनल। हाँ, रैशनल है कि नहीं का प्रश्न ही नहीं है। वो अगर नहीं भी होगा, होगा भी, वो उस पैमाने पर हम जा ही नहीं रहे हैं। लेकिन अगर गए तो हम नहीं जाते हैं उस पैमाने पर, नहीं उस पैमाने पर जाओ तो भी ये यू डू नॉट रीच एनीवेयर। आप तो कहीं जा ही नहीं सकते, आपको ये प्राप्त हो ही नहीं सकता, आपको इसका पता भी नहीं चल सकता। ऐसा कहने की स्थिति में हम हैं। लॉजिकली भी, माय एविडेंस भी, पुराण कथाओं से भी, कथाओं के उदाहरण से भी, और हमारा माने हमारी जो सृष्टि निर्मित की दृष्टि है, उपनिषदों के जो कथन है, उसमें जितनी जितनी विद्याओं के उल्लेख हुए हैं, उससे इट इज वेरी मच क्लियर कि मटीरियल जगत और सूक्ष्म जगत और कारण जगत इतना एक दूसरे के साथ मिला हुआ है कि भौतिक जगत में इसके परिणाम होते ही हैं, और हजारों इसके उदाहरण हमें मिलेंगे। अभी वोकिज्म की बात, वोकिज्म उस जमाने में था ही नहीं था ऐसा नहीं है, और उसका सॉल्यूशन भी था। आप वोकिज्म को स्वैराचार कहो तो तुरंत समझ में आ जाएगा कि हाँ, मन को साधने के उपाय के बिना कोई भी नीति शास्त्र हमारा होता ही नहीं है, कोई भी धर्माचरण का उपदेश होता ही नहीं है। पहले मन को साधो। और वोकिज्म क्या है? मन के पीछे बुद्धि को भी घसीट कर ले जाना और सब कुछ विकृत बना देना, यही तो है। और है क्या? वो हमारे अंदर बाहर सर्वत्र दिखाई देता है। इसलिए वो सारा मामला यदि हास्ति तदन्यत्र न यन्नेहास्ति न तत्क्वचित्, महाभारत में नहीं है ऐसा, और कहीं पर भी नहीं मिलेगा। ऐसी उक्ति गलत नहीं सिद्ध होती। स्मृति ये हमारा समाज का संविधान है, और ये स्वायत्त समाज की कल्पना है जिसमें राज्य व्यवस्था एक अंग है। माने वो राज्य व्यवस्था के लिए केवल नहीं है,
वह समाज व्यवस्था के लिए भी है, और समाज व्यवस्था का एक अंग राज्य व्यवस्था है और एक अंग अर्थव्यवस्था है, और अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था और समाज व्यवस्था का ऐसा संबंध, अंगांगी संबंध बताया है, तो स्मृति इसके लिए है। और ये तो एकदम सही है आपकी बात कि आज के काल के लिए स्मृति चाहिए, आज की स्मृति चाहिए, वो चाहिए, हर युग में चाहिए। इतनी स्मृतियां हैं, 20 तो लिखित नाम मिल रहे हैं, उससे भी अधिक स्मृतियां हैं। इसका अर्थ ही है कि हर काल के लिए देश काल परिस्थिति के अनुसार नई स्मृति की रचना हर एक को करनी होती है, और ये देश के बौद्धिक जगत को ही करनी होती है। तो ये तो बात आवश्यक है, परंतु हमारा उसका फाउंडेशन कैसे रहेगा? तो फाउंडेशन स्वायत्त समाज की कल्पना करके, धर्म आधारित समाज की कल्पना करके, धर्म के अविरोधी अर्थ और काम पुरुषार्थ का स्वीकार करके और अध्यात्म का अधिष्ठान स्वीकार करके फिर स्मृति की रचना होगी। ऐसा स्टैंड हमको लेना चाहिए, ऐसा फाउंडेशन हमको बनाना चाहिए। तो इस दिशा में अगर हम ले जाते हैं तो हमारा, उस दिन मैं जो कह रही थी, भौतिक विज्ञान का अध्ययन करने की दृष्टि बदलने की आवश्यकता है, उसी प्रकार से बाकी सारे शास्त्रों की तो दृष्टि ही, अध्ययन दृष्टि ही हमारी भारतीय बननी चाहिए। हाँ, फिर भारतीय दृष्टि से उनका अध्ययन करो। अगर हीनता बोध से मुक्त होते हैं तो ये सारे रास्ते हमारे सामने खुल जाएंगे, ऐसे खुल जाएंगे कि अपने आप सिम सिम खुल जा, ऐसे दरवाजे खुल जाएंगे। और फिर हमें लगेगा क्या यार, इतने वर्ष कहाँ पड़े थे हम, क्यों ये इधर आए नहीं? जो दरवाजे हमारे लिए खुले हैं उधर हमने देखा भी नहीं, ऐसा होगा। तो ये ऐसे सारे विचार मुझे आपका ये विषय सुनते सुनते आ रहे थे, एंड आई वॉज वेरी ईगर टू से ऑल दीज थिंग्स। नहीं नहीं, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, देखो। तो इतना ही है। आप इसको लेखबद्ध करके चिति के लिए भेजेंगे? जी ताई, मैं इस पे लेख लिखने वाला हूँ। हाँ ठीक है। तो इसमें एक हाँ मेरे मन हाँ में आया जब आप बता रहे हाँ थे कि हाँ जैसे हम लोग पाश्चात्य जीवन जीने के लिए बद्ध हैं और अपना जीवन नहीं जी रहे हैं भारतीय दृष्टि से, हाँ, वही प्रॉब्लम हम देख रहे हैं कि और लेडीज, वही माताएं भी पुरुषों का जीवन जीने की कोशिश कर रही हैं, वही अपना वही जीवन नहीं जी प्रॉब्लम रही। है। हाँ, वही प्रॉब्लम है। हम हर कहते जगह हैं, वही चीज। हम हमारे पर आरोप लगाते हैं कि ये पुरुष प्रधान समाज है। गलत बात है। आज जो व्यवस्था हो रही है वही पुरुष सापेक्ष है। स्त्री को अपने आप को सिद्ध करने के लिए वही बातें करनी होती है जो पुरुष करते हैं। ये हद हो गई है। तो और हमको कहते हैं कि यहाँ का पुरुष सत्ताक कुटुंब व्यवस्था है, पितृ प्रधान है, पुरुष प्रधान है। ये उल्टी बातें हैं। उनके उल्टा। विकृतियां यहाँ हम्म। मर रहे हैं और हमारे बौद्धिक उसी के पीछे जा रहे हैं। हाँ हाँ, स्त्रियों का अधिकार है, स्त्री पुरुष समाज, स्त्री और पुरुष में समानता ही होनी चाहिए। अरे क्या बात क्या कर रहे हैं? कुछ समझ है कि नहीं किसी भी बात की? नहीं, समझ नाम की कोई चीज नहीं है। स्त्री स्वतंत्रता, स्त्री मुक्ति, स्त्री पुरुष समानता, स्त्री के अधिकार, कितनी फालतू की बातें लेकर हमारी स्त्रियां भी हैं, बैठी है, पुरुष भी बैठे हैं। स्त्री दाक्षिण्य, शिवलरी, तो पुरुष भी ऐसी ही भाषा बोल रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, स्त्रियों को नौकरी करने का अधिकार तो होना ही चाहिए। उनको करियर नहीं क्या? वो वैज्ञानिक नहीं बन सकती क्या? वो सीईओ नहीं बन सकती क्या? अरे यार, बन सकती है, लेकिन बन सकती है इसलिए बनना ही है ऐसे थोड़े है। दिस अ वेरी सिंपल आर्ग्यूमेंट। हाँ, मैं बन सकती हूँ लेकिन बनना ही है। इतना दुर्भाग्य क्यों आएगा मेरा कि ऐसा बनना ही पड़ेगा मुझे? ये सारा imposing the total paradigm of life over our paradigm of life। और ये पैराडिम की जो लड़ाई है उसमें
हमें उलझने दूर करके उनके जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको बाहर करके अपना पहले पैराडिम शिफ्ट करके अपना पैराडिम को शुद्ध बनाकर अगर हम चलेंगे तो कितना सरल है, उसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, कोई संदेह ही नहीं है और कोई इतना कठिन भी नहीं है। अरे जो अपना है वो हमारे लिए कठिन कैसे हो सकता है? अपना ही है वो हमारे लिए एलियन कैसे हो सकता है? वो तो सहज होगा और एकदम, अरे हाँ ऐसा ही तो होता है, इतना डिसइल्यूजनमेंट इसमें होगा। तो बाय एनालॉजी भी परिस्थिति तो ऐसी ही होगी, हम बहुत अधिक फालतू का बोझ उठाए चल रहे हैं। जिस बोझ को पहले तो फेंकने की आवश्यकता है, उसमें मूल्यवान कुछ नहीं होगा तो देख लेंगे, हमारे पास उसे 1000 गुना मूल्यवान है, उसका क्या, वो देख लेंगे उसका। वो तो उनको बेचारे को थोड़ा सा बहुत अगर उनको मूल्यवान लगता है तो रहने दो, लेकिन हम अपने रास्ते खोलें और अपना कुछ करें, इसके लिए तो इट्स अ ग्रेट चैलेंज। क्योंकि ये वोकिज्म है ना, वो अधिकृत है, कानून से मान्य है, लोक मत से मान्य है, बौद्धिकों के मत से मान्य है, यूनिवर्सिटी से मान्य है, सारा मान्यता तो उसी को मिली हुई है। बहुत बड़ा काम है ताई। हाँ, बहुत मैंने कानून से मान्य और मानस से मान्य, बुद्धि से मान्य, ऐसा है। अभी हाँ तो कॉर्पोरेट्स में हर हाँ हर कंपनी हाँ, को कंपलसरी है कि इंक्लूसिविटी और डाइवर्सिटी के हाँ हाँ, होने ही है चैंपियंस। वही तो कि मान्य होते जा रहा है। यही यही एक संकट हमारे लिए बहुत बड़ा, माने ये हमारे पर ऐसे हावी हो जाएगा कि आप मौलिक चिंतन कर ही नहीं सकते। भाई ये कहाँ से बात आई? तुमको तो यही करना है, इसी का समर्थन करो, इसी को अपनाओ, इसी को जस्टिफाई करो, इसी का प्रचार करो। तुम ये विद्या क्षेत्र और पूर्ण प्रमिति क्या लेकर बैठे हो? कल जाकर कानून से बंद हो जाएगा। ये भाई वो एकदम डंडा कर सकते हैं। ये चिंता की बात हमारे ही देश में, पराई कानून, पराई दृष्टि, पराई व्यवस्था अब हमारे ऊपर अपने ही लोगों के द्वारा थोपी जा रही है और उस बोझ माने वो डंडे से थोपी जा रही है, कानून से थोपी जा रही है, सभी प्रकार से यूनिवर्सिटी से थोपी जा रही है। बड़े बड़े अरबों रुपए खर्च कर 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 के इसी की व्यवस्था की जा रही है। ये चिंता तो यही है कि हो क्या रहा है। जी खैर अभी ताई 7:15 होने को है। जैसा आपका आदेश। अभी हमें हाँ समापन हाँ, करना चाहिए आज के सत्र का। करना चाहिए। हाँ जी। ताई आप कराएं। हाँ, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। चलिए, सबको नमस्कार। प्रणाम ताई। नमस्कार। प्रणाम ताई। जी नमस्कार। हाँ।